हेलो एवरीवन, माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेशनलिज्म इन यूरोप। फर्स्ट चैप्टर है एक्चुअली हिस्ट्री का आप लोगों का। तो इसमें आपका हम लोग क्या करेंगे कि पार्ट वाइज इसको पढ़ेंगे। पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कोशिश करेंगे कम पार्ट में बनाया जाए, है ना। तो आज हम लोग पहला पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो हमारा ये इस ईयर का 2024-25 सेशन का ये हमारा पहला क्लासेस होगा और बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में बने रहेंगे आप लोग और एक एक करके हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। कॉन्सेप्ट को लेके भी समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हम लोग चलेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बता देना चाहता हूँ कि चैप्टर आप खुद पढ़ेंगे। SCERT जो हिस्ट्री है, जो SST है एक्चुअली, तो उनका जो टफ वर्ड होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन। जब हम पढ़ेंगे, जब हम लोग साथ में मिल करके, तो जो डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं वो आएंगे। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उनका टर्म जानना ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन जब आप बनाएंगे ना, तो क्वेश्चन बनाते समय आप अगर एक वर्ड का मीनिंग नहीं जानेंगे तो आपसे क्वेश्चन का आंसर भी नहीं पता चलेगा। खैर मैं उसके बारे में बाद में बात करूंगा, लेकिन मैं पहले बता देना चाहता हूं कि आप जब भी कोई स्टार्ट करेंगे हम लोग चैप्टर, तो उसका आप वर्ड क्लियर रखेंगे, है ना। डिफ़िकल्ट वर्ड्स को याद रखेंगे ताकि चीज़ों को समझने में बहुत आसानी हो। मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ पर्सनालिटीज़, जैसे इस चैप्टर में कौन कौन इंपॉर्टेंट हीरोज़ हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे फ्रेडरिक सूरी हो गया, नेपोलियन, गिसेसिपी मजनी, है ना, ड्यूक मेटरिंज और ओटोवन बिस्मार्क, है ना, केसर विलियम, काउंट कैमिलो डी केवर और आपका गारिबाल्डी फाइनली आ जाएगा आपका। तो ये सब कुछ पर्सनालिटीज़ हैं जो इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगे और किनका किनका क्या रोल है, कंट्रीब्यूशन है, सभी के बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पहला चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप से, है ना। उसके बाद जब हम चैप्टर ख़त्म कर लेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके जब चैप्टर पढ़ के हम लोग ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सटर्नल जितने भी वर्क हैं, चाहे वो आपका मैच द फॉलोइंग हो, क्वेश्चन आंसर्स हो, MCQs हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सभी हम लोग सॉल्व करेंगे साथ मिल करके। फिर जब आप हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा तब आप डिसाइड कर लेंगे कि हम लोग को क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है या फिर हिस्ट्री ही कंटिन्यू रखेंगे या फिर सिविक्स या पॉलिटी हम लोग स्टार्ट करेंगे, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। तो चलिए टाइम बिना वेस्ट की हम लोग स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर इस सेशन का 2024 और 25 का। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग नेशनलिज्म यूरोप में। देखिए सबसे पहले आप लोग अपना बुक, अगर जिनके जिनके पास बुक है, जिनके पास अवेलेबल नहीं कोई बात नहीं है, लेकिन अगर किसी के पास बुक है तो आप बुक लेके बैठ जाएंगे, ताकि क्योंकि अब ये मोबाइल है तो जूम आपका वर्ड्स छोटे नज़र आ सकते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप बुक है, जिसका बुक नहीं है कोई बात नहीं है, मैं कोशिश करूँगा कि आपको क्लियर विज़न दिखे, स्क्रीन आपको क्लियर दिखे। मैं PDF से ही पढ़ाऊँगा अभी फ़िलहाल, देखते हैं अगर ज़्यादा बेटर होगा तो और कुछ कोशिश करेंगे, पर इतना आई थिंक अभी ये ज़्यादा बेहतर लगा मुझे कि कोई टफ वर्ड होगा तो हाईलाइट करने में हमको आसानी होगी, ठीक है। चलिए ये हमारा पहला चैप्टर है नेशनलिज्म इन यूरोप। स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि नेशनलिज्म एक्चुअली में है क्या। नेशनलिज्म क्या है आपका? नेशनलिज्म इज़ द आउटकम ऑफ पॉलिटिकल अवेकनिंग ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड. This is the feeling that becomes the bearer of unity among the people of definite geographical, cultural और social environment. नेशनलिज्म एक ऐसा चीज़ है जो आप में एक यूनिटी लेके आता है कुछ बदलाव लाने के लिए, है ना। लोगों के अंदर, चाहे वो जोग्राफिकली हो या फिर कल्चरली और कोई भी वजह हो, आपका एक चेंजेस लाने के लिए, एक ट्रांजिशन लाने के लिए नेशनलिज्म, उसी को कहते हैं राष्ट्रीयता कहते हैं, ठीक है। द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप हैड स्टार्टेड टू इमर्ज सिंस द एज ऑफ रेनेसेंस। रेनेसेंस मतलब होता है ट्रांजिशन पीरियड इन यूरोप बिटवीन द मिडाइवल टू मॉडर्न। जब मध्य से लेकर के आप आधुनिक समय की तरफ जाते होंगे तो उसी को हम रेजोनेंस बोलते हैं। अच्छा, कारण है, देखिए नेशनलिज्म का कारण, अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। नेशनलिज्म समझ गए कि होता क्या है, एक फीलिंग जो कुछ बदलाव लाना चाहे, कॉन्जर्वेटिव ख्यालात से हम दूर हटे, है ना, सोच से हम हटे, उस चीज़ को हम नेशनलिज्म कहेंगे। कारण क्या है नेशनलिज्म का, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर क्या वजह था जो नेशनलिज्म को इतना ज़्यादा यूरोप में फैल गया,
कुछ तो रीज़न होगा ना। तो काउज ऑफ नेशनलिज्म मैं बता देता हूँ, अगर आपको ना याद रहे तो आप नोट डाउन जरूर कर ले उसको, पेंसिल से लिख ले, पेंसिल लेकर के बैठे, ये अच्छी आदतें हैं। जैसे कि मैं काउज ऑफ नेशनलिज्म बताता हूँ, दो मेन काउज था, एक था आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन, दूसरा था आपका नेपोलियन वार, और तीसरा आपका है राइटिंग ऑफ फिलोसोफर। पुराने ज़माने में ना यूरोप में पढ़ने का भी एक चलन चला था, लिखने का चलन चला था। पुराने ज़माने में कार्ल मार्क्स थे जैसे सोशल रिफॉर्मर, तो उन लोगों की वजह से भी एक नेशनलिज्म का जो फीलिंग था वो बहुत ज़्यादा इमर्ज हुआ था उस समय यूरोप में। तो ये कारण था एक आपका नेशनलिज्म का। चलिए ज़्यादा इस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ही बात करेंगे। चलिए, बट इट इमर्ज इन डेवलप्ड फॉर्म फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन। देखिए यहाँ भी एक दे दिया आपको कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से, ये जो पिक्चर है आपका एक्चुअली ये नेपोलियन का है, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, हु इज़ नॉन एज द नेपोलियन बोनापार्ट ऑफ इंडिया, किसे कहा जाता है? अगर किसी को याद है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। चलिए, बट इट इमर्ज इन डेवलप्ड फॉर्म फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, वो एक मेन कारण था आपका नेशनलिज्म का। इन 19th सेंचुरी इट अपीयर्ड इन एडवांस्ड एंड एग्रेसिव फॉर्म। लेकिन 19वीं सेंचुरी में आपका क्या हुआ, एक एडवांस और एग्रेसिव फॉर्म में आया। इट काउजेज वेयर एडुकेट एंड रिजल्ट ऑल्सो रिमेंड इपॉच मेकिंग। इपॉच मेकिंग मतलब क्या होता है आपको मैं बताता हूँ। इपॉच मेकिंग मतलब होता है इंपॉर्टेंट चेंज, जो इतिहास में आपको जो खास बदलाव हुआ है उसी को इपॉच मेकिंग कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इन द डेवलपमेंट ऑफ द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, स्टेट रेवोल्यूशन ऑफ फ्रांस, देयर आफ्टर नेपोलियंस अटैक प्रेजेंटेड वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन। देखिए ये चीज़ आपका है कि जो आपका डेवलपमेंट था नेशनलिज्म में, एक तो यूरोप में डेवलपमेंट होना ज़रूरी था, लोगों के अंदर एक फीलिंग जगह है ना। तो इसलिए आपका मान के चले रेवोल्यूशन हुआ फ्रांस में, और नेपोलियंस का अटैक भी एक जीता जागता आपका एग्जाम्पल से, कि उसके वजह से भी आपका दोनों कारण दे दिया इसमें, एक नेपोलियन भी दे दिया, एक फ्रेंच रेवोल्यूशन नेशनलिज्म होने का एक मेन कॉन्ट्रीब्यूशन था। दूसरा, द फ्रेंच रेवोल्यूशन टेकिंग इन पॉलिटिक्स आउट ऑफ द एरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब देखिए जैसे एरिस्टोक्रेटिक वर्ड आ गया आपका, है ना, इस टाइप का अगर वर्ड आ जाए तो आप क्या करेंगे, एरिस्टोक्रेटिक वर्ड आपको पहले ही आपको लिख लेना चाहिए। ये क्या होता है, एरिस्टोक्रेटिक मतलब होता है कि एक डिक्टेटर टाइप का गवर्नमेंट, एरिस्टोक्रेटिक मतलब मोनोपोली गवर्नमेंट, उसी को बोलते हैं, है ना। इन्वायरमेंट एरिस्टोक्रेटिक जिसमें कोई जस्टिस वगैरह कुछ खास नहीं हो, उसी को हम लोग एरिस्टोक्रेटिक फॉर्म बोलते हैं। मेड इट ए थिंग ऑफ न्यूज़पेपर, रोड्स एंड पब्लिक। हर तरफ, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, रोड हो, पब्लिक हो, मैगजीन्स हो, हर जगह ये चीज़ आपका चर्चा चल रहा था उस समय आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। द मैसेज ऑफ न्यू ईरा रीच्ड इन मेनी स्टेट्स ऑफ यूरोप थ्रू अ नेपोलियंस कैंपेन। नेपोलियन कैंपेन की वजह से बहुत ज़्यादा ही यूरोप में बातें फैलने लगी। नेपोलियन ब्रिंगिंग द स्टेट ऑफ जर्मनी एंड इटली आउट ऑफ द जोग्राफिकल बाउंड्री gave a real and the political outline that paved the way for unification of Italy and Germany। तो जिससे क्या हुआ, एक कि स्टेट और जर्मनी और इटली जो है आपका जोग्राफिकली एक बाउंड्री बन रहा था, और इसके वजह से एक नया पॉलिटिकल आउटलाइन इमर्ज होता है, और जिसकी वजह से यूनिफिकेशन का बात चलने लगता है, एक रास्ता ले लेता है। पेव्ड मतलब रास्ता ले लेना, जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन के बारे में। ऑन द अदर हैंड, ड्यू टू द नेपोलियंस पॉलिसीज, अब दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो नेपोलियन का जो नीति था, पैट्रियोटिक डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा एरोज हुआ उसकी वजह से यूरोप में, खास करके फ्रेंच पारामाउंट एंड पोजीशंस अगेंस्ट द फ्रेंच पारामाउंट। फ्रेंच पारामाउंट मतलब क्या होता है, पावरफुल, और पोजीशंस मतलब पावर होल्डर। तो अमीर जो लोग थे, जो पावरफुल लोग थे, उसके खिलाफ आपका एक डिस्टर्बेंस अरोज हुआ यूरोप में। नेपोलियन की डाउनफॉल, नेपोलियन डाउनफॉल मतलब नेपोलियन जब हारा। देखिए ये आपका एक मैप है, मैप में बाद में डिस्कस करूंगा कि आपका जो मैप था यूरोप का, आपका जो इटली का जो मैप था 1815 के टाइम, और एक बार हम बात करेंगे 1860, मतलब यूनिफिकेशन, बिफोर यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड आफ्टर यूनिफिकेशन ऑफ इटली में मैप में क्या बदलाव आया, हम एक एक करके उसके बारे में हम अलग से दिखा देंगे आपको मैप। फिलहाल आप ये देख लीजिए यहाँ पे, आफ्टर नेपोलियंस डाउनफॉल द विक्टोरियस एलाइज असेंबल्ड इन वियना। वियना जो ऑस्ट्रिया का कैपिटल है उसको हम वियना कहेंगे, वहाँ पे विक्टोरियस एलाइज आपका जमा हुआ लोग। विक्टोरियस एलाइज लिख लीजिए, कौन कौन कंट्री है,
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रसिया, सोवियत यूनियन, ये सब, फ्रांस, ये चारों कंट्री को हम लोग विक्टोरियाज एलिज कहेंगे। 1815 में यहाँ पे आपका लोग जमा हुए ऑस्ट्रिया का कैपिटल में, वियना में। द ऑब्जेक्टिव क्या था? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्फ्रेंस वाज टू रीएस्टैब्लिश द सिस्टम दैट वाज टोटली डिस्टर्ब बाय नेपोलियनिक वार्स एंड विक्ट्रीज। देखिए, जो चीज़ आपका नेपोलियन जब आया था, तो आपका नेपोलियन आने के बाद जो आपका रूल और रेगुलेशन में डिस्टर्बेंस हुआ था, जो अस्त व्यस्त हो गया था, उसको दोबारा उसको इस्टेब्लिश करने के लिए ये आपका कॉन्फ्रेंस बैठा था, असेंबली बैठा था। ठीक है, तो वही चीज़ लिखा हुआ है इसमें। बट द डिप्लोमेट अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस remained incapable of observing the new powers of democracy and nationalism that had been emerging as determinant of politics in a new form। कहने का मतलब यह है कि डिप्लोमेट क्या होता है, डिप्लोमेट्स क्या होता है, आज भी है डिप्लोमेट, आज भी होते हैं। डिप्लोमेट आपके नेशन या स्टेट को जो रिप्रेजेंट करता है इंटरनेशनल लेवल पे, खास करके स्टेट के इंटरेस्ट के लिए रिप्रेजेंट करता है, कोई भी चीज़ों के लिए जो आप नेशंस के लिए बात करते हैं। कोई तरह का ट्रीटी अगर जारी होगा पुराने ज़माने में, तो उसको डिप्लोमेट कहते हैं। तो डिप्लोमेट्स बेसिकली पावरफुल ऑफिसर्स होते थे उस ज़माने में। जैसे आज एक्सटर्नल अफेयर्स होते हैं ना, काइंड ऑफ वैसे ही डिप्लोमेट्स का भी वर्क होता है, चीज़ों को बैलेंस करना, मेंटेन करना। तो वही चीज़ है, डिप्लोमेट कॉन्फ्रेंस जो है उसको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि आखिर एक न्यू पावर क्या होता है, डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का, और आपका नेशनलिज्म का क्या पावर होता है। उस चीज़ से तो अभी लोग मान के चले कि अनजान थे, है ना। वही चीज़ लिखा हुआ है इसमें। आगे हम चलेंगे, ये है आपका मेटरिंच, ये सबसे अभी इसी का कहानी आएगा, मेटरिंच। इसी की वजह से कॉन्फ्रेंस हुआ था वियना में। द वियना कॉन्फ्रेंस ऑफ 1815 वाज होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर। एक ऑस्ट्रियन चांसलर था ये, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया है, ये एल नहीं है इसमें। तो ये आपका यूरोपियन कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया तो एक अलग कंटिनेंट और कंट्री है। द वियना कॉन्फ्रेंस ऑफ 1815 वाज होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर मेटरिंच। मेटरिंच एक चांसलर थे। वियना कॉन्फ्रेंस में 1815 में हुआ था। हु वाज द ग्रेट रिएक्शनरी। अब रिएक्शनरी मतलब क्या होता है, यहाँ आप वर्ड देख पा रहे हैं। रिएक्शनरी मतलब क्या होता है, राइट विंग के थिंकिंग को हम लोग रिएक्शनरी कहते हैं, जिसका सोच आपका राइट विंग वाला हो या फिर कंजर्वेटिव वाला हो। कंजर्वेटिव सोच जिनका हो उसको रिएक्शनरी कहते हैं। मतलब चीज़ों में जो बदलाव नहीं चाहता है, दोज पर्सन हु डू नॉट वांट द ट्रांजिशन, उसको हम लोग रिएक्शनरी कहेंगे। तो मेटरिंच उस समय का सबसे बड़ा रिएक्शनरी था उस असेंबली में, उस कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, अब इस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, द यूरोपियन पावर्स इन दिस कॉन्फ्रेंस, द यूरोपियन पावर लाइक ब्रिटेन, Russia, Prussia, and Austria unitedly made such a system that main goal of which was to establish the peace that was totally disturbed by Napoleon's war। अब यहाँ पे प्रूसिया है, आपको ब्रिटेन और रसिया समझ में आ रहा है। प्रूसिया क्या है, आज के डेट में प्रूसिया मतलब पोलैंड और रसिया का बात हम कर रहे हैं, जर्मनी का, फ्रांस का बात कर रहे हैं, उसी को प्रूसिया कहा जाता है। जर्मनी का, पोलैंड और रसिया का बेसिकली, ठीक है, उसी को प्रूसिया कहते हैं। तो प्रूसिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब मिल करके आपका इसका मेन गोल क्या था कि हम एक पीस, एक शांति कायम करेंगे। जो नेपोलियन वार के टाइम डिस्टर्ब हुआ था उस चीज़ के ऊपर हम फोकस करेंगे, ये मेन गोल था। ठीक है, आगे देखते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेटरिन सिस्टम वाज टू अपोज रिपब्लिक डेमोक्रेसी। देखिए, रिपब्लिक वर्ड और एक डेमोक्रेसी वर्ड, कोई बता सकता है कि रिपब्लिक और डेमोक्रेसी में अंतर क्या है आखिर? एनीवन? रिपब्लिक और डेमोक्रेसी, रिपब्लिक मतलब होता है प्रजातंत्र और डेमोक्रेसी मतलब होता है लोकतंत्र। ठीक है, अच्छा, डिप्लोमेट का मैंने हिंदी नहीं बताया क्या, डिप्लोमेट का हिंदी होता है राजनयिक। ठीक है, तो रिपब्लिक मतलब प्रजातंत्र और डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र। जहाँ पे इलेक्शन होगी वो रिपब्लिक कंट्री, और जहाँ पे आपका लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं उसको डेमोक्रेसी कहते हैं। अपने प्रतिनिधित्व को चूज़ करते हैं इलेक्शन के थ्रू, उसको हम डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं। That was contribution of the French Revolution to establish the ancient regime। मेटरिंच का ऑब्जेक्टिव क्या था, इस एक्चुअली वियना कॉन्फ्रेंस का ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो नेपोलियन वार के टाइम था वही हम सेम आपका जो ऑब्जेक्टिव था मेटरिंच का, वो चाहता था कि हम रिपब्लिक और डेमोक्रेसी को अपोज करें। वो अपोज क्या कर रहा था, रिपब्लिक और डेमोक्रेसी को, है ना।
मतलब वो नहीं चाहता था कि कुछ नया नेशनलिज्म की वजह से कुछ नया चीज़ स्टार्ट हो इंडिया में, कोई इलेक्शन हो या फिर कोई प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हो, कोई कैबिनेट हो, वो बिल्कुल नहीं चाह रहा था। वो चाह रहा था कि जैसे पहले ज़माने में था वही अच्छा था। एंशियंट रिजिम लिखा हुआ उसमें आपका, है ना। दैट वाज अपोज रिपब्लिक डेमोक्रेसी, दैट वाज कंट्रीब्यूशन ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन, जो फ्रेंच रिवोल्यूशन की वजह से आया था वो चीज़, एंड टू स्टैब्लिश द एंशियंट रिजिम। वो चाह रहा था कि एंशियंट रिजिम तो पुराने ज़माने में जो कानून था वैसा ही चाह रहा था। इसीलिए इसको राइट विंग कहा जाता है, इसलिए इसको रिएक्शनरी कहा जाता है ना, कंजर्वेटिव, जो बदलाव नहीं चाहता है। दस थ्रू द वियना कॉन्फ्रेंस द एज ऑफ नेपोलियन केम टू एन एंड एंड बिगिनिंग ऑफ मेटेरिंच इरा। इस वजह से नेपोलियन, देखिए नेपोलियन वार से बहुत सारा अच्छा चीज़ आया था, जैसे फ्रेंच आपका नेशनलिज्म आया था, तो उसके वजह से नेपोलियन का इरा यहाँ ख़त्म हो गया और मेटेरिंच का इरा स्टार्ट हो गया, है ना। मेटेरिंच डिवाइडेड इटली, मेटेरिंच डिवाइडेड इटली इनटू मेनी स्टेट्स, छोटे छोटे स्टेट्स में इटली को बांट दिया और एक अपना इम्पैक्ट लगा जारी करने के लिए, इम्पैक्ट दिखाने के लिए ऐसा काम किया उसने। द रीजन ऑफ सिसिली एंड नेपल्स वॉज गिवन टू फर्डिनेंड ऑफ बॉर्बन एंड डायनेस्टी। बॉर्बन डायनेस्टी मतलब आज के प्रेजेंट डेट में अगर हम बात करेंगे तो स्पेन और लग्जमबर्ग में था उस समय, ठीक है, बॉर्बन डायनेस्टी। तो फर्डिनेंड को दे दिया गया सिसिली और नेपल्स। हम सिसिली, नेपल्स, इसके बारे में सार्डानिया, ये हर एक पॉलिटिकल मैप में हम देखेंगे, इटली का मैप में हम देखेंगे कहाँ पे आपका नेपल्स है, कहाँ आपका सिसिलीज है, कहाँ पे आपका सार्डानिया है, एक एक चीज़ करके हम लोग देख लेंगे मैप का जब बात करेंगे। रोम एंड द स्टेट्स अराउंड इट वेयर हैंडल ओवर टू पॉप। अब देखिए रोम और जो उसके आसपास के जगह थे वो किसके हैंड ओवर कर दिया गया, पॉप समझते हैं, जो चर्च का जो पावरफुल लोग होते थे ना पुराने ज़माने में, वही लोग पावरफुल लोग होते थे, जो चर्च का मेन होल्डर थे उसी को पॉप कहा जाता था, वही लोग कंट्रोल करते थे। जैसे इंडिया में ब्राह्मण लोग करते थे, वैसे ही क्रिश्चियन में, यूरोप में आपका पॉप लोग करते थे। सॉवरेनिटी मतलब क्या होता है, सॉवरेनिटी ऑफ ऑस्ट्रिया वाज एस्टैब्लिश्ड। सॉवरेनिटी मतलब जो आपका एक्सटर्नल लोग आपका इंटरफेयर ना करें, खुद का अपना पावर, उसको सॉवरेनिटी कहते हैं। तो ऑस्ट्रिया वाज एस्टैब्लिश्ड लोम्बार्डी एंड वियंतिया। लोम्बार्डी और वियंतिया एक अलग किंगडम है, उसको भी हम लोग मैप में ही देखेंगे, जो कि एक ऑस्ट्रिया में लोम्बार्डी और वियतना इस्टेब्लिश हुआ। प्रोविंस ऑफ पार्मा, ये सभी आपका इटली का ही पार्ट है। प्रोविंस ऑफ पार्मा, मोडेना एंड टुस्केनी वाज गिवन टू हैब्सबर्ग डायनेस्टी। अलग अलग डायनेस्टी में अलग अलग पार्ट को तोड़ दिया, कौन, मेटेरिंच। और जेनीवा वही जेनीवा जो स्विट्जरलैंड के पास है, स्विट्जरलैंड में है, जो हेडक्वार्टर बहुत सारा है जेनीवा में, उसी के बारे में हम जेनीवा के बारे में बात करेंगे। बहुत ही शांति जगह आज यहाँ, भले ही शुरू में यूरोप में बहुत डिस्टर्बेंस हुआ, बहुत वार हुआ, लेकिन उसके बाद शांति ही शांति। तो क्या हुआ फिर, हाब्सबर्ग डायनेस्टी एंड जेनेवा और सार्डानिया जो है वो किसके, पिडमोंट स्टेट का पार्ट हो गया। फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स sustained in Germany, upon which authority of Austria was indirectly established, and every possible effort was made to stop the awakening of the feeling of nationalism among them। अब देखिए क्या हुआ, 39 स्टेट्स का जो आपका फेडरेशन था वो जर्मनी में आपका अथॉरिटी ऑफ ऑस्ट्रिया जो इनडायरेक्टली इस्टेब्लिश किया गया, और हर एक चीज़ वो लोग कोशिश किया कि लोगों के अंदर जो एक नेशनलिज्म का फीलिंग जग रहा है उसको दबाया जाए। मेटेरिन चाहता था कि लोगों के अंदर नेशनलिज्म जैसा फीलिंग ना इमर्ज हो, ताकि लोग ज़्यादा जागरूक हो जाएंगे तो ज़्यादा डिमांड करेंगे, और हमें ऑटोक्रेसी, और जो आपका ऑटोक्रेसी में फिर दिक्कत हो जाएगी, आपको एरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं रहेगा। रूढ़वादी वाला सरकार को एरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं। मेटेरिंच टू रीएस्टैब्लिश द एम्बियंट रिजिम इन फ्रांस। तो जो आपका एम्बियंट रिजिम है आपका, वो भी चाहता था कि फ्रांस में पुराने टाइप का ही आपका नीति चले, कहाँ कोई इलेक्शन ना हो, कोई पार्लियामेंट ना बने, वही वाला एम्बियंट रिजिम बोलते हैं। मोनार्क सिस्टम चाहता था बेसिकली, राजा प्रथा वाला। दस वियना कॉन्फ्रेंस वाज द विक्ट्री ऑफ रिएक्शनिस्ट। और कहीं ना कहीं वियना कॉन्फ्रेंस 1815 में जो हुआ था वो कहीं ना कहीं रिएक्शनिस्ट का ही जीत था, मतलब मेटेरिंच का ही जीत था। वो लोग जो कॉन्फ्रेंस किया वही लोग का जीत हुआ, रिएक्शनिस्ट पावर का जीत हुआ। बट दिस सिस्टम डिड नॉट प्रूव सस्टेनेबल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, आज वो जीत गया इसका मतलब ये नहीं कि वो सस्टेनेबल है। सस्टेनेबल मतलब जरूरी नहीं है कि वो हमेशा के लिए सस्टेन कर जाए, उसमें नुकसान नहीं होगा, ऐसा नहीं है। एंड सून द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म स्प्रेड इन यूरोप।
उसके बाद भी यूरोप में आपका नेशनलिज्म फैल गया। यूरोप में जब भी कोई चीज़ फैलता था ना, पूरे यूरोप में फैलता था। जैसे रीडिंग का एक बार रीडिंग मानिए, क्लास 10 में है, वो पूरा फैल गया था। यूरोप में पढ़ने का चलन स्टार्ट हो गया था जब प्रिंटिंग, ग्यूटेनबर्ग ने प्रिंटिंग इन्वेंट कर दिया था, प्रिंटिंग प्रेस, तब तो पूरा यूरोप पढ़ने लग रहा था। ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ यूरोप वेयर इन्फ्लुएंस्ड बाय इट। और नेशनलिज्म एक ऐसा रेवोल्यूशन था, एक ऐसा क्रांति था जो कि पूरे यूरोप में धीरे धीरे आग की तरह एकदम फैल गया। लोगों का जो ब्रेन एकदम से बदल रहा था। टू इस्टेब्लिश द सिस्टम प्रायर टू द रेवोल्यूशन इन फ्रांस अंडर वियना प्रोविज़न। इस्टेब्लिश आपका फ्रांस में इस्टेब्लिश करने से पहले वियना प्रोविज़न बॉर्बन डायनेस्टी वॉज रिस्टोर्ड। वियना प्रोविज़न में बॉर्बन डायनेस्टी रिस्टोर किया गया आपका, और लुइस 18 राजा बना कहाँ का, फ्रांस का। ही अंडरस्टूड द चेंज्ड सरकम, वो बदलता हुआ हालात को समझ रहा था फ्रांस में, और उसने ज़बरदस्ती कोई चीज़ इम्पोज नहीं किया है एंशिएंट रिजिम फ्रेंच पीपल पे, है ना। ही डिड नॉट ट्राई टू इम्पोज द एंशिएंट रिजिम ओवर फ्रेंच पीपल, ही ट्राई टू मेंटेन हारमोनी। वो चाहता था कि शांति बने रहे, किसके बीच, रिएक्शनिस्ट के बीच और रिफॉर्मिस्ट के बीच, एक रिफॉर्मर और एक रिएक्शनिस्ट, ठीक है। रिएक्शनिस्ट और रिफॉर्मर के बीच में शांति बना रहे। रिफॉर्मर मतलब, रिफॉर्मिस्ट मतलब जो बदलाव चाहता था, नेशनलिज्म चाहता था, और रिएक्शनिस्ट जैसे मेटरिन जैसे लोग, उसको हम लोग रिएक्शनिस्ट कहते हैं। पावर्स एंड फॉर द पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशंस वाज इश्यूड बाय द एम्परर ऑन 2 जून 1814। और एक कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन भी इश्यूड हुआ 2 जून 1814 में, दैट कंटिन्यूड इन फ्रांस, और 1848 तक इसी तरह चला। सम अमेंडमेंट्स वेर मेड इन द रिजीम, कुछ आपका चार्ल्स 10 के टाइम भी कुछ अमेंडमेंट सुधार लेकर आए। अमेंडमेंट मतलब सुधार, कॉन्स्टिट्यूशनल में जो अमेंडमेंट होते हैं। और इसके बाद भी लेकिन क्या, रेवोल्यूशन ऑफ 1830 स्टार्ट होता है ना। 1830 का क्रांति चालू होगा, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ये आपका जो चीज़ें हैं आपका, जैसे लुइस 16 जो था, फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम कौन था राजा, लुइस 16 था, है ना। आपको बता दें कि जो नेपोलियन था, नेपोलियन आपका 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में उनका हार हो गया था, है ना। आर्थर वेलेस ने उनको हराया था। और लुइस 16 कौन था, राजा था फ्रेंच रेवोल्यूशन का टाइम। तो ये दोनों आपस में कनेक्ट करके समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमने यहाँ तक तो डिस्कस किया कि नेशनलिज्म कैसे आया और नेशनलिज्म क्यों आया, कारण क्या है नेशनलिज्म का। और इसमें मैंने आपको कुछ रिफॉर्मर का भी नाम दिखाया कि कौन कौन थे। मेटरिंच का क्या रोल है। मेटरिंच आपका एक चांसलर थे जो कि आपका वियना कॉन्फ्रेंस का चांसलर थे, और वो चाहता था कि आपका एंशिएंट रिजिम ही रहे, पुराने ज़माने में जो राज प्रथा था वही चले। मैप के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये पार्ट 1 आपका बहुत छोटा रखेंगे, बाद में हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। कहाँ से, रेवोल्यूशन ऑफ जुलाई 1830 से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फर्स्ट क्लास है। और जो भी चीज़ें आपको अगर मान के चलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या फिर कुछ वजह से चीज़ जो छूट गया हो, आप कमेंट में करें, हमें दोबारा उसको समझाने का कोशिश करूँगा, या कमेंट सेशन में उसका आंसर देने का भी कोशिश करूँगा। तो नेशनलिज्म यूरोप में कैसे फैलेगा, कैसे फैला, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, आगे आगे सब हम लोग करके दिखेंगे। और मैप से भी हम समझेंगे बाद में, है ना। उसको बाद में हम लोग देख लेंगे। आप लोग क्या करेंगे, वर्ड्स को पहले देखें, वर्ड मीनिंग निकालें। वर्ड मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड मीनिंग करके रखिएगा। और फिर सभी के बारे में हम लोग देखेंगे कि नेपोलियन का क्या रोल रहा है ना। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और सबको इन्फॉर्म भी कर दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो गया हिस्ट्री का। धीरे धीरे आपको और इंटरेस्ट आएगा जब हम आपके साथ सही से जुड़ जाएंगे। अभी तो मैं न्यू हूँ आपके लिए, जब हम लोग सही से जुड़ जाएंगे, आप हमको समझेंगे, आपको हम समझेंगे, तो चीज़ें और बेहतर होती जाएंगी। धीरे धीरे हम भी अमेंडमेंट करते रहेंगे पढ़ाई में, और जितना अच्छा हो आपके लिए उतना हम कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर आपको हम नॉलेज दे सके और सही तरीके से हम चीज़ों को लेके जा सकें, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। मैंने कुछ वर्ड मीनिंग भी आपको बता दिया, जैसे पारामाउंट मतलब सुप्रीम, पोजीशन मतलब पावर होल्डर, विक्टरीज एलिज का मतलब यूएसए, यूके, फ्रांस, सोवियत यूनियंस, डिप्लोमेट भी मैंने बता दिया,
बॉर्बन डायनेस्टी किसे कहते वो बताया मैंने। इपॉच मतलब क्या होता है उसने उसके बारे में बता दिया। इपॉच मतलब इम्पोर्टेंट चेंज इन हिस्ट्री, जो इतिहास में खास बदलाव होते हैं, है ना। तो और भी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। हाँ, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मैट्रिक इंग्लिश मीडियम को। और हाँ, एक बात, हम लोग अब डेली कोई ना एक टॉपिक हम लोग रिलीज़ करेंगे, मतलब लगातार हम हिस्ट्री को ये ख़त्म कर देंगे। डेली आपका वीडियोज़ आएगा एक फिक्स टाइम पे, और इसमें गैप नहीं होगा। फिर भले ही नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले 1-2 दिन का रेस्ट हो, लेकिन हिस्ट्री मैंने नेशनलिज्म स्टार्ट कर दिया तो इसको ख़त्म करेंगे क्वेश्चन आंसर के साथ। उसके बाद फिर हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे आपके डिमांड के हिसाब से, या फिर हमें जो अच्छा लगेगा वो हम स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू बोर्ड, है ना। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।